आज हम बात करने वाले हैं कीन्स रीफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, कीन्स डज नॉट एग्री विद द ओल्डर क्वांटिटी थ्योरिस्ट्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइसेस। जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइसेस में डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन है। क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तो प्राइसेस भी बढ़ जाएगा, ये फॉल करेगा तो ये भी फॉल हो जाएगा। लेकिन इस बात को कीन्स एग्री नहीं करते। कीन्स क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू हिम द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन प्राइसेस, ये इनडायरेक्ट है और नॉन प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इनडायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों में, क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइसेस में, और ये नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन है। हम कीन्स की थ्योरी के लिए क्या अजम्पशंस मान के चलेंगे उनको डिस्कस करते हैं। पहला है सो लॉन्ग एज देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, कीन्स की थ्योरी में हम ये बात किया करेंगे कि जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है, पहली चीज, और दूसरी चीज ये रहेगी कि जब एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई तो कुछ बातें होंगी अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब एम्प्लॉयमेंट आ गई तो वो बातें बदल जाएंगी। तो पहली असम्पशन है कि जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है, so long as there is unemployment, the supply of all the factors of production is perfectly elastic. जितने भी ये factors of production है उनकी सप्लाई इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मायने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जितने चाहो जब चाहो आपको सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएंगे। The supply of factors of production they can be increased according to their demand. आपकी डिमांड ज्यादा है तो आपकी सप्लाई भी उतनी हो जाएगी, आपकी डिमांड कम है तो वो भी कम हो जाएगा। तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से लाओगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत आसानी से उपलब्ध हैं जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान, जब तक हम फुल एम्प्लॉयमेंट को पा नहीं लेते, जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है तब तक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली इलास्टिक हैं। ये है हमारा फर्स्ट assumption. Second assumption is कि all the unemployed factors of production they are homogeneous. They are homogeneous. Homogeneous माने एक जैसे हैं, आप कोई भी उठा लीजिए। परफेक्टली डिविजिबल हैं, आप चाहे ज्यादा लीजिए चाहे कम लीजिए, दे आर परफेक्टली डिविजिबल एंड दे आर सब्सटीट्यूटेबल, इंटरचेंजेबल। आप एक की जगह दूसरे को ले सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि देयर इज नो सुपीरियोरिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़िया और कोई घटिया, ऐसा नहीं है, सब एक जैसे हैं। नथिंग लाइक क्वालिफाइड लेबर और अनक्वालिफाइड लेबर, कोई लेबर बहुत अच्छी है कोई लेबर गंदी है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा सेकेंड assumption है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये होमोजीनियस हैं, एक जैसे हैं, ये परफेक्टली डिविजिबल हैं और ये इंटरचेंजेबल हैं, आप एक के बदले दूसरे को उपयोग में ला सकते हो। थर्ड पॉइंट, देर आर कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देखिए, रिटर्न्स टू स्केल में हमने पढ़ा इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट। तो हमारा थर्ड assumption ये रहता है कि रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट हैं, मतलब प्राइसेस डू नॉट राइज और फॉल एज द आउटपुट इंक्रीजेस। आउटपुट बढ़ेगा लेकिन आउटपुट के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं। जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है प्राइसेस उतना ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। फोर्थ पॉइंट, इफेक्टिव डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज इन द सेम proportion so long as there are any unemployed resources. जब तक अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं, इफेक्टिव डिमांड क्या है इसका एक अलग से आर्टिकल बनाएंगे। इफेक्टिव डिमांड और क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो आपस में सेम प्रोपोर्शन में ही चेंज होंगी जब तक हमारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयमेंट हैं। ये है हमारी कीन्स की चार assumptions। अब थ्योरी क्या है? When the quantity of money rises, जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा। पहला पॉइंट ये रहेगा याद करने का कि क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर जाएगा। गिवन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो दिया हुआ है
उसके मुताबिक वो उतना ही रहेगा, तो फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हुआ और इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ गया। तो कहां से शुरू हुए हम कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर गया। गिवन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल उतना ही रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होने से वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। Now the increased investment will raise effective demand through the multiplier effect. अब multiplier effect काम में आएगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से इंक्रीज होगी इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट काम में आएगा और इनकम भी बढ़ जाएगी, आउटपुट भी बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। Now, since the supply curve of factors of production is perfectly elastic in a situation of unemployment, जैसा कि हमने अपनी assumption में देखा था कि ये जो factors of production है इसका supply curve perfectly elastic है, इसलिए वेज एंड नॉन वेज फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो वेज वाले हैं और जो बिना वेज वाले हैं वो कांस्टेंट रेट ऑफ रेम्यूनरेशन पर अवेलेबल हैं, उनका रेट बढ़ता नहीं है, वो उसी रेट पर आप अवेलेबल कर सकते हो। देयर बीइंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जैसा कि हमने देखा कि हम ये मान के चलते हैं कि रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट है, ना इंक्रीजिंग है ना डिमिनिशिंग है, प्राइसेस डू नॉट राइज with increase in output so long as there is unemployment। मैंने आपको पहले बताया कि हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट वाले फेज में ही लेके चलेंगे। जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है तब तक आउटपुट के बढ़ने से प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। आउटपुट बढ़ेगा लेकिन प्राइस राइज नहीं होगा, there will be no price rise। Now, output and employment will increase in the same proportion as effective demand। देखिए, प्राइस नहीं बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसी सेम प्रोपोर्शन में इफेक्टिव डिमांड के बढ़ने से ये दोनों चीजें बढ़ेंगी और इफेक्टिव डिमांड विल इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज क्वांटिटी ऑफ मनी। और इफेक्टिव डिमांड कैसे बढ़ेगी? जिस प्रोपोर्शन में क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा। तो क्या हुआ? क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा, उससे इफेक्टिव डिमांड बढ़ा, इफेक्टिव डिमांड के बढ़ने से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। क्या नहीं बढ़ा? प्राइसेस नहीं बढ़े। आगे बढ़िए। बट वंस फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? प्राइसेस नहीं बढ़े जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई, अब सिनेरियो बदल जाएगा। आउटपुट स्टॉप्स टू रिस्पॉन्ड एट ऑल टू द चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड सो इन इफेक्टिव डिमांड। तो हम ये क्या बात देखते हैं कि जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई, अब हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई, आउटपुट स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग एट ऑल टू द चेंजेस इन सप्लाई ऑफ मनी एंड इन इफेक्टिव डिमांड। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि आउटपुट बढ़ रहा था, तब तक थी ये कहानी जब तक अनएम्प्लॉयमेंट थी। अब जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई तो कहानी बदल जाएगी। फुल एम्प्लॉयमेंट के आने से आउटपुट नहीं बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी के चेंज से आउटपुट कुछ भी नहीं बढ़ेगा। अब तक बढ़ रहा था क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आई थी। जब तक अनएम्प्लॉयमेंट थी तब तक आउटपुट बढ़ रहा था, लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई आउटपुट बढ़ना बंद हो गया। Elasticity of supply of output in response to the change in supply which was infinite so long as there was unemployment falls to zero। अब क्या हुआ? ये जो सप्लाई ऑफ आउटपुट थी इसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट थी, वो बढ़ी जा रहा था बढ़ी जा रहा था बढ़ी जा रहा था, लेकिन अब नहीं बढ़ेगा, उसकी इलास्टिसिटी जीरो हो गई। एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के आने से आउटपुट ने बढ़ना बंद कर दिया। द इंटायर इफेक्ट ऑफ चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी इज एक्सर्टेड ऑन नाउ ऑन प्राइसेस। अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट थी, क्या बढ़ रहा था? आउटपुट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई, अब क्या बढ़ेगा? अब बढ़ेंगे प्राइसेस। जब तक आउटपुट बढ़ रहा था प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अब बढ़ेंगे प्राइसेस। प्राइसेस राइज इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन विद इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। अब आपका सारा का सारा असर प्राइसेस पर दिखेगा।
changes in the supply of money will now affect prices in this exact proportion. जो अभी तक आउटपुट पे हो रहा था वो अब प्राइसेस पर होगा. So long there is unemployment, output will change in the same proportion as quantity of money and there will be no change in prices. जब तक unemployment है, quantity of money के बढ़ने से output बढ़ता है और prices बढ़ते नहीं हैं. prices में कोई change नहीं आता. लेकिन जब full employment आ गई, prices will change in the same proportion as quantity of money. full employment के आने से क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? प्राइसेस. अनएम्प्लॉयमेंट में क्या बढ़ रहा था? आउटपुट. फुल एम्प्लॉयमेंट के आने से क्या बढ़ेंगे? प्राइसेस. Now this theory states that with increase in the quantity of money, price rise only when the level of full employment is reached, not before this. पते की बात ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के आने पर ही प्राइसेस बढ़ेंगे. ये बात ध्यान में रहे. जब तक अनएम्प्लॉयमेंट थी तब तक प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे, आउटपुट बढ़ रहा था. लेकिन अब जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई है तो क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगे. देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे? इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे. हमारे पास दो डायग्राम्स हैं. इसमें हम ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मनी और इस वाले एक्सिस पर हम ले रहे हैं आउटपुट. ठीक है जी. दूसरे वाले पैनल में यहाँ पर तो क्वांटिटी ऑफ मनी ही रहेगा, लेकिन यहाँ हम ले रहे हैं प्राइसेस. ठीक है. देखिए ये है आपका OTC कर्व. OTC curve is the output curve related to the quantity of money. OTC कर्व आपको आउटपुट के बारे में समझाता है. जो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ मनी और आउटपुट. PRC कर्व, ये वाला जो कर्व है ये है रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द प्राइसेस. ये है यहाँ क्वांटिटी ऑफ मनी और द प्राइसेस. पहले हम इस वाले डायग्राम को स्टडी करेंगे. When the quantity of money rises from O to M, output rises along OT portion of the OTC curve. देखिए ये आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी O से शुरू हुई और धीरे धीरे M की तरफ गई. जब क्वांटिटी ऑफ मनी यहाँ पर बढ़ रही थी तो आउटपुट भी आपका इसी प्रोपोर्शन में, ये आपको OT कर्व बता रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से आउटपुट भी OT कर्व की तरह बढ़ रहा है. सीधी सी बात है. As the quantity of money reaches OM level, full employment output OF is being produced. जब आपका full employment level आ गया, आप M पर पहुंच गए, इस M पर आपका ये OF output आ गया, full employment आ गया. उस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जब क्वांटिटी ऑफ मनी फिर भी बढ़ेगी तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा. आउटपुट यहाँ तक ही बढ़ा जब तक M पॉइंट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है. इसके बाद ये वाला कर्व ऐसे हो जाएगा. ये हमें ये बताता है कि आउटपुट बढ़ा जब तक क्वांटिटी ऑफ मनी OM की तरह जा रही थी. जब क्वांटिटी ऑफ मनी OM की तरह जा रही थी तो ये आउटपुट भी बढ़ रहा था. M के बाद और जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो हमारा आउटपुट देखिए इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, आउटपुट और नहीं बढ़ेगा, आउटपुट उतने पर ही फिक्स्ड हो जाएगा. After the point T, output curve becomes vertical. ये वाला output curve vertical हो जाता है. As any further increase in the quantity of money cannot raise output beyond full employment level OF. तो इसके बाद जो है हमारा ये बढ़ नहीं सकता, ये यहाँ पर इतना ही रहेगा. तो जब जब हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी OM तक जा रही है तब तक आउटपुट OT कर्व शो कर रहा है कि आउटपुट बढ़ेगा. जब एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई तो उसके बाद आउटपुट ने बढ़ना बंद कर दिया और आउटपुट वर्टिकल हो गया. क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तब भी आउटपुट उतना ही फिक्स्ड रहेगा. अब हम इस वाले फिगर को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने प्राइसेस लिए हुए थे. यहाँ पर इन द सेकेंड फिगर द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइसेस इज शोन. So long as there is unemployment, prices remain constant, whatever the increase in the quantity of money. तो देखिए ये क्वांटिटी ऑफ मनी यहाँ पे OM की तरफ बढ़ रही है, तो हम देखते हैं कि हमारा कर्व ये PR ऐसे वर्टिकल है.
जब इतनी क्वांटिटी ऑफ मनी है तब भी प्राइसेस पी पे ही हैं, जब उससे ज्यादा बढ़ जाती है, मान लीजिए यहाँ पे चली जाती है, तब भी प्राइसेस पी ही है। तो ओएम क्वांटिटी तक होते होते क्वांटिटी बढ़ी, लेकिन प्राइसेस आपके ओपी ही रहे। ये पूरा कर्व यही शो कर रहा है कि प्राइसेस ओपी ही रहे। लेकिन जब क्वांटिटी ऑफ मनी ओएम से बढ़ी तो प्राइस, अब देखिए ये कर्व यहाँ नहीं गया, ये कर्व यहाँ को गया। इसका मतलब ओएम से ज्यादा जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। ये आरसी कर्व यही बता रहा है कि ओएम तक तो प्राइसेस स्टेबल थे, एम से ज्यादा जब क्वांटिटी ऑफ मनी हुई तो प्राइस राइज करने लग गए और ये आरसी कर्व बढ़ रहा है। Prices start to rise only after full employment level is reached। ये हमारा ये वाला जो आउटपुट लेवल है QF, OF ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए उसके बाद प्राइस लेवल बढ़ने लग गया। Price level OP remains constant at OM quantity of money corresponding to the full employment level of output OF। इसी के पैरेलल में यहाँ पर ये आता है, यहाँ तक prices constant थे। An increase in the quantity of money above OM, अब OM से भी ऊपर जब quantity of money गई, in the same proportion as the quantity of money as shown in RC of the price curve PRC, तो ये आपका प्राइस बढ़ गया। OM तक आउटपुट इतना रहा, आउटपुट बढ़ता रहा और उसके बाद स्टेबल हुआ, लेकिन प्राइसेस ओएम तक स्टेबल रहे, उसके बाद बढ़े। अब देखिए जो भी ये कीन्स ने थ्योरी समझाई, लेकिन कीन्स ने खुद ही कहा कि जो मैंने अजम्पशंस लिए हैं ये अजम्पशंस स्टैंड ट्रू नहीं होंगे, ये अजम्पशंस होल्ड गुड नहीं करेंगे, ये थ्योरी नहीं चलेगी। Keynes pointed out that these assumptions upon which this theory is based will not hold good। ये assumptions good नहीं रहेंगे, ये assumptions खराब हो जाएंगे, गलत प्रूव होंगे। वो कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव डिमांड विल नॉट चेंज इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। जैसा कि हमने अभी देखा, पहली assumption में हमने ये माना था कि इफेक्टिव डिमांड एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, तो कीन्स ने बोला वो नहीं बढ़ेगी, वो assumption गलत साबित होएगी। Secondly, since resources are homogeneous, there will be diminishing returns to scale, not constant returns to scale। हमने ये क्या assume किया था कि constant returns to scale है, लेकिन कीन्स बोले कि नहीं होगी constant returns, diminishing returns to scale आएगी as employment gradually increases। तो ये वाला फैक्टर constant returns to scale का भी गलत साबित होगा। थर्ड पॉइंट, सिंस रिसोर्सेज आर नॉट इंटरचेंजेबल, हमने ये माना था अपनी assumption में कि रिसोर्सेज इंटरचेंजेबल है, आपकी मर्जी आप ये लो या वो लो, लेकिन कीन्स कहते हैं कि वो इंटरचेंजेबल नहीं रहेंगे। Some commodities will reach a condition of inelastic supply while there are still unemployed resources available for the production of other commodities। Full employment achieve होने से पहले ही एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की inelastic सप्लाई हो जाएगी। तो कीन्स कहते हैं कि ये रिसोर्सेज इंटरचेंजेबल भी नहीं रहेंगे और उनकी inelastic सप्लाई भी आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट, वेज यूनिट विल टेंड टू इंक्रीज, वेजेस भी बढ़ेंगी बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड। अनएम्प्लॉयमेंट वाले लेवल पर भी वेजेस बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ऐसा कीन्स ने कहा। फिफ्थ पॉइंट, रेम्यूनरेशन ऑफ फैक्टर्स एंटरिंग इनटू मार्जिनल कॉस्ट विल नॉट एट ऑल चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। इनकी रेम्यूनरेशन जो है वो भी सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगी। तो कीन्स ने अपनी ही थीसिस को कंडेम किया, गलत बोला कि जो मैंने assumptions लिए हैं वो सच में assumptions गलत साबित हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और मॉडल दिया, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइसेस दिया, जो कि हमें इस डायग्राम से समझ में आएगा। देखिए इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं प्राइसेस और इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं आउटपुट। Price level on vertical axis or output on horizontal axis। Now increase in the quantity of money increases aggregate money demand on investment due to fall in the rate of interest। हमने शुरू में देखा कि rate of interest fall होगा, उससे क्या होगा, डिमांड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। This increases output and employment in the beginning but not the price level। देखिए अभी हम देखें कि शुरू में प्राइस लेवल उतना ही रहा, उसके बाद वो बढ़ा, तो हम ये मानते हैं कि शुरू में प्राइस लेवल उतना ही रहेगा, हालांकि डिमांड बढ़ी। देखिए अब हम ध्यान से सुनिए, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम D1 टू D2,
ये है आपकी एक डिमांड कर्व और ये है आपका दूसरा D2 आ गया। तो आपका डिमांड तो बढ़ा, D1 से D2 विल रेज द आउटपुट फ्रॉम OQ1 टू OQ2। तो ये आपका D1 पर आउटपुट था और ये D2 पर आपका Q2 आउटपुट है। तो बहुत सिंपल है कि जब डिमांड कर्व D1 से D2 पर आया, आपका आउटपुट भी Q1 से Q2 पर आया। लेकिन ध्यान दीजिए प्राइस उतना ही रहा, यहाँ पर भी OP ही है और यहाँ पर भी OP ही है। When aggregate demand increases further to D3, जब ये D2 कर्व बढ़ के और D3 पे चला गया, आउटपुट राइजेस फ्रॉम OQ2 टू Q3। तो आउटपुट OQ से Q3 पर चला गया। सो द प्राइस लेवल आल्सो राइजेस टू OP3। अब हम देखेंगे कि प्राइस लेवल ये बढ़ा, ये आपका प्राइस लेवल बढ़ गया। देखिए जब D1 से D2 पर गए थे तो आउटपुट Q1 से Q2 पर गया पर प्राइस उतना ही रहा। जब D2 से D3 पर गए थे तो आउटपुट भी Q2 से Q3 पर गया और प्राइस भी यहां से P3 पर पहुंच गया। This is because cost rise as bottlenecks develop through immobility of resources. Resources में immobility आ जाती है। हमने ये माना था इंटरचेंजेबल है पर वो है नहीं, इसलिए उनकी इमोबिलिटी की वजह से उनको अच्छे से वो मिल नहीं पाते हैं रिसोर्सेज, इसलिए हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। बॉटलनेक्स मतलब दिक्कतें आती हैं प्रोडक्शन में, इसलिए हमारा प्राइस बढ़ गया। diminishing returns set in and less efficient labor and capital are employed। जैसा कि हमने पहले देखा कि कांस्टेंट रिटर्न्स होती हैं, नो कीज ने बोला कांस्टेंट नहीं रहेंगी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगी। इसलिए जो अब हम और कैपिटल और लेबर लगाएंगे वो लेस एफिशिएंट होती हैं, वो उतनी काबिल नहीं होती हैं। Output increases at a slower rate than given increase in aggregate money demand and this leads to higher price। देखिए आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। आप देखिए आप D4 से जब D5 पे जाएंगे तो आपका डिमांड बढ़ा, आपका आउटपुट भी Q4 से QF पर आया, लेकिन ये जो आउटपुट के बढ़ने का रेट है ये ज्यादा नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, आउटपुट इंक्रीजेस एट अ स्लोअर रेट। ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे एज फुल एम्प्लॉयमेंट इज अप्रोच बॉटलनेक्स अराइज, राइजिंग प्राइसेस लीड टू इंक्रीज्ड डिमांड। अब आपके जो प्राइसेस थे देखिए P से चलते चलते ये P5 पर प्राइसेस आ गए हैं, D1 से D2, D2 से D3, फिर D4 और ये D5। उसी तरह से प्राइस भी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। हेंस प्राइसेस राइज एट एन इंक्रीजिंग रेंज। रेट क्या रहेगा, E3 से E5। देखिए प्राइसेस का रेट देखिए बढ़ने का, E3 से E5 कैसे फटाफट प्राइसेस बढ़ गए। बट व्हेन द इकोनॉमी रीचेस द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, लेकिन अब जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, any further increase in aggregate money demand brings about a proportionate increase in the price level, but output remains unchanged at that level। अब यहाँ पर जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया इस पॉइंट पर P5 पर, ये Q5F जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद अगर डिमांड बढ़ेगी, ये देखिए D5 से D6 पर चले गए, D5 से D6 पर जाने पर प्राइस बढ़ा, P5 से P6 प्राइस बढ़ा, ये E5 से E6 वाला पॉइंट आ गया, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ा, आउटपुट QF पर ही रहा। आई रिपीट, पहले डिमांड बढ़ रही थी, आउटपुट भी बढ़ रहा था और प्राइसेस यहां तक प्राइस सेम रहा, उसके बाद प्राइसेस भी फटाफट बढ़ता गया। लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ गया उसके बाद डिमांड बढ़ी, D6 पे चली गई, प्राइस भी बढ़ा, P5 से P6 पर चला गया, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, when economy reaches the full employment level of output, any further increase in the aggregate money demand brings about a proportionate change in the price level। आपने देखा प्राइस बढ़ेगा but output remains unchanged, आउटपुट उतना ही रहा। Now when demand curve shifts upward from D5 to D6, price level rises from OP5 to OP6 while level of output remains constant। तो अब हमने आपको बता दिया कि level of output ये इतना ही रहता है D5 से D6 पर जाने पर भी। सो हमारा आर्टिकल आज का खत्म होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सजेशंस हो, कोई भी डाउट्स हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।